दोस्तों, क्या हो अगर मिशन के लिए आपको किसी ग्रह पे भेजा जाए और वहां पे जाने के बाद आप एक मिस्टीरियस चीज की खोज कर लें। एक ऐसी खोज जो कि मानव सभ्यता से परे हो, जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता। तो कुछ ऐसा ही होता है इस कहानी में। कहानी की शुरुआत एक पार्टी से होती है जो कि एक ल्यूक नाम के एस्ट्रोनॉट के घर पे रखी गई थी। दरअसल ल्यूक कुछ ही दिनों में मंगल ग्रह पे जाने वाला है, इसीलिए उसने अपने घर पे एक गैदरिंग पार्टी रखी है। यहीं पर हम ल्यूक के साथ ही जिम को भी देखते हैं, जिसकी बीवी की तबीयत खराब होती है, इसलिए वो इस मिशन पे जाने के लिए मना कर देता है। लेकिन जब कुछ दिनों के बाद जिम की वाइफ की मौत हो जाती है, तो वो ल्यूक को कहता है कि मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है, इसलिए वो भी इस मिशन पे जाना चाहता है। जिसके बाद हम 15 महीनों के बाद का समय देखते हैं, जहाँ ये सभी लोग उस ग्रह पे पहुंच चुके होते हैं और काफी जोरों शोरों से रिसर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ रिसर्च करने के बाद इन्हें एक पहाड़ी पे कुछ सफेद सेब बने दिखाई देते हैं, जो देखकर ये लोग अनुमान लगाते हैं कि सूरज की दूरी मार्स से काफी ज्यादा है। तो हो सकता है कि ये जो सफेद सेब दिखाई दे रहे हैं ये जमा हुआ पानी हो। अब ये लोग ये जानकारी नासा के मेन बेस को भेज देते हैं, जहां नासा इन्हें ऑर्डर देता है कि तुम खुद ही जाके चेक करो कि एक्चुअल में वो चीज है क्या। अब 4 एस्ट्रोनॉट अपने सूट को पहन लेते हैं और उस ऊंची पहाड़ी की ओर निकल जाते हैं। लेकिन जब ये लोग उस पहाड़ी के पास पहुंचते हैं, तो इन्हें अपने यंत्र से पता चलता है कि वो जो सफेद सेब बना हुआ है उसके अंदर मेटल का बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर है। अब ये लोग इस बात को समझ ही रहे होते हैं कि तभी उस स्ट्रक्चर में से लो फ्रिक्वेंसी सुनाई देती है, पर ये लोग इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि इन लोगों को किसी भी हालत में ये पता करना था कि आखिरकार वहाँ है क्या। इसलिए ये लोग पूरी बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं। जहाँ उस स्ट्रक्चर के पास जाते ही वो जैसे ऑन हो जाता है, जिससे वहाँ की धूल मिट्टी व छोटे छोटे कण इकट्ठा होकर एक बड़े से तूफान का रूप ले लेते हैं और एक बड़ी सी आकृति बना लेते हैं, जो कि देखने में यही लग रहा था कि शायद वो इन्हें मारना चाहती है। और होता भी कुछ ऐसा ही है कि वो इनके 3 साथियों को मार देती है। और अब यहाँ बचता है केवल ल्यूक, जो कि अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है। लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी वो तूफान अपने अंदर उसे ले लेता है। अब ये तूफान कुछ घंटों के बाद शांत होता है, लेकिन इसके शांत होते ही जमीन के अंदर से एक ह्यूमन फेस वाला स्ट्रक्चर निकलता है, जो इस बात को साफ कर देता है कि इस ग्रह पे पहले से ही एलियंस का कब्जा है और वो लोग अपने अलावा किसी को भी यहाँ पे नहीं टिकने देंगे। वहीं दूसरी तरफ हम ल्यूक के साथियों को देखते हैं, जिन्हें की ल्यूक का आखिरी मैसेज मिला होता है, जिसमें भी बताने की कोशिश कर रहा होता है कि इस ग्रह पे एलियंस का कब्जा है, जो कि उन पे अटैक करके उनकी जान ले रहा है। अब ये बात सुनकर बेस पे खड़े सारे लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अब तक उनके साथियों के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ था और ये लोग इस बात से लेके काफी चिंतित होते हैं। इसलिए जिम नासा के हेड को कहता है कि हमें एक रेस्क्यू टीम बना के जल्दी से वहाँ पे जाना चाहिए। लेकिन नासा के हेड उसकी इस बात को अस्वीकार करते हैं और उसे कहते हैं कि तुमने पहले मिशन पे जाने से मना कर दिया था। लेकिन जिम की वाइफ की मौत हो जाने के बाद वो इस मिशन पे दोबारा जाना चाहता है। खैर थोड़ी देर बहस होने के बाद वो लोग जिम की बात को मान जाते हैं, जिसके बाद 4 एस्ट्रोनॉट की टीम को मार्स के लिए रवाना कर दिया जाता है, जिसमें जिम के साथ उसका दोस्त हुडी की पत्नी टेरा और फिल होते हैं। अब ये लोग पूरे 1 साल के सफर के बाद मार्स की सतह पर पहुंच जाते हैं, जहां इन्हें मिशन 1 की फोटोज भी दिखाई देने लगती है। पर यहीं पर ये लोग बहुत ही भयानक नजारा देखते हैं, जो होती है 3 कब्रें। और इसे देखने के बाद इनके मन में ख्याल यही आता है कि आखिरकार इन कब्रों को बनाया किसने, और अगर बनाया भी गया है तो यहाँ पे 3 कब्रें ही क्यों हैं। दोस्तों, ये सब देखने के बाद इनके मन में सवाल तो ढेर सारे थे और इन सब सवालों के जवाब जिम की टीम को निकालना था। अब ये लोग मार्स पे कुछ ही देर में लैंड करने वाले थे, लेकिन इनकी शिप जैसे ही मार्स के ऑर्बिट में जाती है तो कई सारे छोटे छोटे मेटेओराइड इनकी शिप से जाके टकराते हैं, जिसकी वजह से फिल को थोड़ी चोट भी लग जाती है। और ये हादसा होने के बाद भी इन्हें यही लगता है कि शायद ये कोई छोटी मोटी चीज है और ये लोग शिप के डैमेज को ठीक करने लगते हैं। लेकिन तभी शिप के पिछले हिस्से में एक जोरदार धमाका होता है, जिसकी वजह से इन्हें सूट पहन के ही बाहर निकलना पड़ता है और ये लोग उस शिप से बाहर आकर हवा में तैरने लगते हैं। लेकिन तब ये लोग देखते हैं कि पहले वाले मार्स मिशन का सेफ्टी मॉड्यूल हवा में तैर रहा होता है। अब ये लोग फैसला लेते हैं कि ये लोग इसी के थ्रू मार्स पे उतरेंगे, जहाँ हुडी जाके उस सेफ्टी मॉड्यूल पर वायर्स को फिट करता है। लेकिन वो मॉड्यूल काफी तेजी से घूम रहा होता है, जिसकी वजह से हुडी अनबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से सेफ्टी मॉड्यूल से काफी दूर चला गया होता है और रोप के ना होने की वजह से उसका मरना पक्का था, क्योंकि वो बहुत तेजी से मार्स की सतह की ओर जा रहा था। अब ये देखकर उसकी पत्नी टेरा उसे बचाने के लिए आगे जाने की जिद करती है, लेकिन हुडी जानता था कि उसे बचाना नामुमकिन है, इसलिए वो अपने साथ साथ अपनी बीवी को नहीं मारना चाहता था और इसी वजह से वो अपने हेलमेट को उतार लेता है और ऐसा करते ही उसकी मौत हो जाती है। इधर हुडी को मरता देख उसकी पत्नी बहुत ही ज्यादा रोती है, लेकिन वो इस बात को भी समझ चुकी होती है कि हुडी ने उसके लिए ही बलिदान दिया है, इसलिए बाकी बचे हुए लोग जज्बातों को काबू करते हुए मार्स की सतह पर सेफली उतर जाते हैं। जहां उतरने के तुरंत बाद ही वो वहां का जायजा लेने लगते हैं। वह मिशन 1 के स्पेसशिप को देखते हैं, जो कि काफी अच्छी हालत में होता है, जो देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि ये लोग वापस घर जा सकते हैं। अब ये लोग उस शिप के ग्रीन हाउस में जाते हैं, जहाँ का माहौल काफी अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे काफी अच्छे से फल फूल
रहे होते हैं और तभी अचानक जिम के ऊपर कोई हमला कर देता है और ये और कोई नहीं दोस्तों बल्कि लूक ही होता है। अब जिम और उसके साथी लूक को पकड़ते हैं और लूक भी अपने साथियों को देखने के बाद अपने सेंसेस में वापस आ जाता है। अब जिम बताता है कि हम लोग तुम्हें ही रेस्क्यू करने के लिए आए हैं, लेकिन जिम ये भी पूछता है कि तुम बच कैसे गए। जो सुनकर लूक अपनी 1 साल पहले की कहानी बताना शुरू करता है। उस तूफान में फंसने के बाद मेरे तीनों साथी मारे गए जिन्हें मैंने सम्मान पूर्वक दफना दिया, लेकिन मैं किसी तरह से बच गया, जिसके बाद मैंने इसी शिप में रह के रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। अब लूक अपने साथियों को वही ह्यूमन स्ट्रक्चर दिखाता है और ये भी कि उसके पास जाते ही लो फ्रिक्वेंसी निकल रही थी और जब हमने इस साउंड को पहली बार सुना था तो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन मैं कुछ महीनों से इस साउंड पे रिसर्च कर रहा हूँ, जिससे मुझे एक बात पता चली है कि ये साउंड इंसानी डीएनए का ही डायग्राम है, यानी कि एलियंस ने अपने सिग्नेचर के रूप में मार्स पे छोड़ा है। लेकिन जब जिम इसके बारे में रिसर्च करता है तो पाता है कि ये कोई सिग्नेचर नहीं है, बल्कि ये उस अजीब से दिखने वाले एलियन स्ट्रक्चर तक जाने का ही एक टेस्ट है। और इसी के साथ ही जब तक हम उस साउंड का सही जवाब नहीं देते तब तक हम उस एलियन आकृति के अंदर नहीं जा सकते। अब ये लोग पूरी बात को समझ चुके होते हैं और इससे ये लोग अनुमान लगाते हैं कि पहली बार लूक और उसके साथी जब उसके पास गए थे तो लोगों ने साउंड को सुनने के बाद भी अनदेखा किया, जिसके चलते उस स्ट्रक्चर का सिक्योरिटी सिस्टम ऑटोमेटिकली ऑन हो गया और उन पर खतरा देख के इन पे हमला करने लगा। अब ये लोग समझ चुके होते हैं कि अगर इन्हें उस आकृति के अंदर जाना है तो इन्हें अपने डीएनए का सबूत देना होगा, पर ये लोग कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए ये लोग रोवर में अपने डीएनए का सैंपल दे देते हैं जो कि इस आकृति के पास जाता है। और ऐसा करते ही इनकी थ्योरी बिल्कुल सही साबित होती है, क्योंकि उस एलियन फेस वाले आकृति का दरवाजा खुल रहा होता है, जो देख के ये लोग काफी खुश होते हैं, क्योंकि इनके सवालों के कुछ ही देर में जवाब मिलने वाले थे कि आखिरकार एलियन की कौन सी प्रजाति यहाँ पे निवास करती है। अब दरवाजा खुलने के बाद ये लोग उसके अंदर जाने की तैयारी करते हैं, जहाँ ये लोग फील्ड को शिप के अंदर ही रहने के लिए कहते हैं और ये भी कि खतरा होने पर वो इन्हें छोड़ के यहाँ से चला जाए, ताकि भले ही लोगों की इस खोज में जान चली जाए और यहाँ के बारे में इंसानों को पता चलना चाहिए। अब ये लोग उस दरवाजे से अंदर चले जाते हैं, जहाँ की दीवारें सिर्फ सफेद ही होती है और इनके अंदर आते ही इनका संपर्क फिर से टूट जाता है। अब ये सभी लोग महसूस करते हैं कि इस कमरे का एटमॉस्फेयर इनके शरीर के तापमान के अनुसार ही बदल रहा होता है, इसलिए ये लोग हेलमेट को उतार लेते हैं और इनके ऐसा करते ही फिर से एक दूसरा दरवाजा खुलता है, जहाँ से अंदर जाने पर ये लोग एक बड़े से प्रोजेक्शन रूम में चले जाते हैं, जहाँ की टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस देखकर ये लोग हैरान होते हैं। तभी इनके सामने उसी एलियन लाइफ का फॉर्म का होलोग्राम स्टार्ट होता है, जो इन्हें आज तक की सबसे बड़ी सच्चाई बताता है कि आखिरकार ये है कौन और ये भी कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई। अब वह होलोग्राम बोलना स्टार्ट करता है कि करोड़ों साल पहले हमारे सोलर सिस्टम में केवल मार्स ऐसा ग्रह था जिस पर जीवन पाया जाता था, लेकिन तभी हमारे मार्स से एक बहुत ही बड़ा मेटेओराइट आकर टकरा गया, जिससे हमारा ग्रह पूरी तरह से तबाह होने लगा। तो इस स्थिति को देखते हुए हमने अपनी सभ्यता को बचाए रखने के लिए हम कई सारे प्लेनेट्स और गैलेक्सी में जाने लगे। इसी प्रकार हम लोग पृथ्वी पे भी गए, जहाँ पर हमने डीएनए के अपने सैंपल छोड़े। और ये उस समय की बात है जब पृथ्वी पर जीवन नहीं था, लेकिन हमारे सैंपल छोड़ने के बाद पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई और फिर कुछ सालों बाद इंसानों ने भी जन्म लिया। और ये सब कुछ हमने एक प्लेनेट पे नहीं बल्कि कई सारे प्लेनेट पे किया है। अब वो होलोग्राम उन्हें बताता है कि इंसानी जीवन भी उन्हीं का एक हिस्सा है, इसलिए वो उनसे हाथ मिलाता है, जिसके बाद वे होलोग्राम वहाँ से गायब हो जाता है। अब उनके नीचे एक स्पेसशिप दिखाई जाती है, जहाँ पर वो लोग खड़े होते हैं। दरअसल ये शिप इन्हें रियल मार्शियन के पास ले जाने के लिए आई थी, जो कि यहाँ से काफी दूर पे होती है। और इधर दूसरी तरफ फिल परेशान हो रहा होता है और कांटेक्ट ना होने की वजह से वो समझ जाता है कि उसके साथी मारे गए और वो शिप को चालू करके पृथ्वी की ओर जाने के लिए रेडी होता है। वही अंदर फंसे इनके 3 साथी। इनमें से जिम कहता है कि मैं रियल मार्शियन के पास अकेले ही जाऊंगा, क्योंकि उसकी बीवी के जाने के बाद उसके पास कोई लक्ष्य नहीं बचा जीने का। तो वो अपने दोनों साथियों को भेज के खुद ही खोज करना चाहता है, क्योंकि वो मरने के डर को अब भूल चुका है। अब जिम की बात मानते हुए उसके दोनों साथी जल्दी से उस शिप के बाहर निकल जाते हैं और अपने साथी फिल के पास पहुंच जाते हैं, जो कि कुछ ही सेकंड में यहाँ से निकलने वाला था, लेकिन उसने अपने साथियों की आवाज सुन ली। इधर हम जिम को देखते हैं, जो कि इस रियल मार्शियन के पास जाने लगता है और वहाँ जाने के बाद वो एक पानी के अंदर खड़ा हो जाता है, जो कि कुछ ही सेकंड में उसे अपने अंदर डुबो लेती है। और यहीं पर हम एलियन लाइफ का दूसरा फॉर्म देखते हैं, क्योंकि जिम उस पानी के अंदर भी सांस ले सकता था। और जिम को इस तरह से लगातार जाते हुए उसके साथी दूर खड़े देख रहे होते हैं, जिसके बाद वो भी इस जानकारी को लेकर पृथ्वी की ओर निकल जाते हैं। और इसी के साथ दोस्तों इस कहानी का दी एंड भी हो जाता है।